Hello students, welcome back. Welcome to the part 8 of chapter 2 class 11th. पिछले पार्ट के अंदर that is part 7, वो part 7 था, मैंने गलती से उसको part 8 बोल दिया था। part 7 के अंदर हमने क्या किया था? हमने किया था कि पार्टिकल नेचर, एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसकी जो पार्टिकल नेचर होती है वो हमें कैसे पता चली, वो हमें मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। किसके थ्रू? एक तो उन्होंने बताया था जो आपका ब्लैक बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो वेरिएशन होती है टेम्परेचर के साथ या इंटेंसिटी और वेवलेंथ के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। फिर उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी जिसको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को, सॉरी पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हम सभी को पता है, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया था कि क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं जब कोई भी रे होती है, मींस लाइट की कोई भी बीम मेटल से टकराती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी लाइट होती है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से कोई भी, ये कोई भी मेटल सरफेस है यहाँ से, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये क्या कौन सा होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is directly proportional to the intensity of the light, ठीक है। इंटेंसिटी कह सकते हो या ब्राइटनेस कह सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन में था, लेकिन इसका इन्होंने यूज किया है किसमें? यहाँ पर जो इन्होंने बताया है प्रूफ, यहाँ पर इन्होंने एक तो इन्होंने वर्क फंक्शन के बारे में बताया है, ठीक है, वर्क फंक्शन, और एक बताया इन्होंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो आपका इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे हम निकाल सकते हैं यूजिंग द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो उन्होंने बताया कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जो ब्राइटनेस होती है वो होती है नंबर ऑफ फोटोन्स या क्वांटम्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट होंगे किसी भी रेडिएशन के अंदर, या फोटोन किसके केस में बोलते हैं हम? लाइट के केस में। जितने ज़्यादा क्वांटा होंगे या क्वांटम होंगे किसी भी रेडिएशन में, उसकी ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होती है। लेकिन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लाइट हमने मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक कराई थी, ये जो लाइट हमने इस मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक कराई है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आइंस्टीन ने ये बताया था कि जैसे ही कोई भी रेडिएशन की, जो किसी भी वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन होती है, जब वो मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती है तो कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको ओवरकम करने में क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है।
ठीक है। तो इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, आए समझ में। तो कैसे हम करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या किया हमने, देखो उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंड बाय सम एनर्जी विद मेटल, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाइंड होते हैं उसमें कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम W नोट से जानते हैं। ठीक है, दैट इज वर्क फंक्शन। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो न्यू नोट होती है, तो आप कह सकते हैं W=h न्यू नोट। ठीक है, दैट इज वर्क फंक्शन। आया समझ में वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन वो होता है कि जो मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ एनर्जी हमारी यूज हो गई इस वर्क फंक्शन में। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कि भाई जो आपके पास इंसिडेंट लाइट है, मीन्स रेडिएशन है, उसकी अगर हम क्या माने, जो फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू मान लेते हैं, तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी इक्वल टू हो गई h न्यू। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वही यहाँ पर हमने यूज किया है। तो अभी तक आपने देखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी यूज की। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और तीसरा उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल सरफेस से कुछ एनर्जी के थ्रू बाइंड रहते हैं, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी उनको मिल जाती है तो वो उसके सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं। तो जो मिनिमम एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए चाहिए होती है उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन, और उसका फॉर्मूला होता है h न्यू नोट। यहाँ पर न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि हर एक मेटल की अलग अलग होती है। जिस फ्रीक्वेंसी पर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो अब हम करेंगे यहाँ पर आगे कि भाई आपके पास वर्क फंक्शन आ गया। ठीक है, वर्क फंक्शन आने के बाद इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम उसको निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है कि द एनर्जी ऑफ ऑल यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यही तो कि भाई जो टोटल एनर्जी है, एक तो वो वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो गई, दूसरा जो बाकी एनर्जी है वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लिया। ठीक है, जो एनर्जी हमने निकाली थी वो हो गई h न्यू, और जो वर्क फंक्शन है वो हो जाएगी h न्यू नोट, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ
और एम ई क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वी स्क्वायर, ठीक है। और आप कह सकते हैं हाफ एम ई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या हाफ एम ई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। इसको हम के ये लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हमने यूज किया है वो क्या है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। जो एनर्जी कंजर्व होती है तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं उसी का हम मास लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूं कि भाई आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो 25 वोल्ट है, सॉरी 25 वाट है, और उससे क्या होता है, वो आपको देता है, वोट की यूनिट क्या होगी, 25 जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये होता है। तो क्या करता है वो 0.54 नैनोमीटर की वेवलेंथ है लाइट की, जो वो देता है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है ये वेवलेंथ से हम पहले क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। तो आपको पता है वेवलेंथ से एनर्जी कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0.54 नैनोमीटर। आपको पता है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, आया समझ में, ये आ गया। तो आप एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10। अब माइनस 10 ऊपर जाके 18, और 18 में से 34 में से 18 जाएंगे तो E इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा 36 18। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, ये एनर्जी आ जाएगी आपके पास, मैं बताता हूं कैलकुलेट करके। ये आ जाएगा आपके पास 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5.4, सॉरी 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5.4। तो यू विल गेट 3.68 इंटू 10 की पावर 18 आएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 16, ठीक है, 16 आ गया, ये आ गया आपका जूल में, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये जूल पर सेकंड है और आपको पर सेकंड में ही चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपके पास पावर दे रखी है अपॉन ई आ जाएगा, तो 25 अपॉन 3.68
into 10 की पावर -16 and you will get, क्या आएगा आपके पास आंसर? यह आ जाएगा आपके पास 6.8 इंटू 10 की पावर प्लस में 16 फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको सिंपल फॉर्मूला है, आपको ये वाले फॉर्मूला याद रखना है कि जो एनर्जी की टर्म है वो ये होती है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक आपके पास एक रेडिएशन है, एक रेडिएशन किसी सोर्स से निकल रही है जिसकी आपको क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, और आपसे पूछा जाएगा कि 1 मोल फोटोन की एनर्जी आपको बतानी है। ठीक है, तो जब भी आपसे 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले तो आप एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, फिर उसको एवोगाड्रो कांस्टेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं, एग्जाम्पलर में भी दे रखे हैं, और एनी अदर बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके अंदर भी हैं। आप उन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, और आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको दे रखा है कि जो वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू दे रखा है 590 नैनोमीटर। ठीक है, और आपसे पूछिए एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स, तो क्या होता है, पहले हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 590 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 590 इंटू 10 की पावर -9। यू विल गेट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5.9, you will get 3.37 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो ये आ गया एक फोटोन की। तो एनर्जी ऑफ energy of 1 mole photon will be Na into E। जो आपके पास एक एनर्जी की, एक फोटोन की एनर्जी आई है उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3.37 इंटू 10 की पावर -19 एंड you will get the you will get 2.03 into 10 की पावर वाट की पावर 5 जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से आप 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिंपल फॉर्म लिखा हुआ आता है कि इस रेडिएशन के
एक मोल फोटोन की एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी होती है, या तो आपको वेवलेंथ गिवन होती है या फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, तो आपको उन सभी डाटा को कैसे कोरिलेट किया जा सकता है, इस तरीके से आपको उसको मीन्स आपको सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज hc/λ, या आप कह सकते हैं h न्यू। ठीक है, या तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन होगी, ठीक है, या आपको ये वेवलेंथ गिवन होगी। दोनों ही केस में ये फॉर्मूला यूज होगा, और इस फॉर्मूले का यूज पूरा यूज मीन्स आप जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आता है। तो यही आइंस्टीन ने बताया था कि क्वांटम थ्योरी यूज किए, क्योंकि क्वांटम थ्योरी की मदद से ये एनर्जी हमने कैलकुलेट की है, उसी को यूज करके आइंस्टीन ने वर्क फंक्शन और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये बताया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, तो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका जो डुअल बिहेवियर होता है उसको किसने यूज किया था, उसको बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल देने के लिए यूज किया था। ठीक है, तो डुअल नेचर या डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें दो बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, एक तो पार्टिकल लाइक, ठीक है, और एक वेव लाइक। ठीक है, तो जब पार्टिकल लाइक में आपने कौन कौन सा पढ़ा है, एक तो ब्लैक बॉडी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्वांटम थ्योरी हो गया। क्वांटम थ्योरी में भी ठीक है, और जो पार्टिकल लाइक नेचर है उसमें ये हो गया आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, दिस टू फिनोमिना डिस्क्राइब द वेव लाइक नेचर। तो पार्टिकल नेचर को हम कब बोलते हैं, व्हेन रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर। ठीक है, इंटरेक्ट विद मैटर आप कह सकते हैं या तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसलिए। और वेव लाइक नेचर कब होती है, व्हेन इट प्रोपेगेट्स। ठीक है, जब ये प्रोपेगेट्स करता है इन एनी मीडियम और वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स नो मीडियम। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को इनिशियली जब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस था तब अलग उसमें साइंटिस्टों को लगा कि भाई ये रेडिएशन की नेचर होती है, लेकिन जैसे ही मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हर्ट्ज ने बताया था, क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी बताया था, तो उस टाइम पर वो कंफ्यूज हो गए कि भाई हम किस प्रॉपर्टी को हम क्या करें, मतलब जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को सही माने, इसको वेव लाइक को या पार्टिकल लाइक को। तो ये बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन के बाद स्टार्ट हुई। मीन्स इन सारी दोनों चीज़ों से, इन सभी चीज़ों से क्या हुआ, साइंटिस्टों को कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो डुअल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, डुअल बिहेवियर जब इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, मीन्स किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्ट्राइक कराते हैं या उसका इंटरेक्ट कराते हैं, तब वहां पर वो पार्टिकल लाइक नेचर प्रोड्यूस करता है। और दूसरा, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी मीडियम में, या आप कह सकते हैं कि भाई उसको वैक्यूम में हम प्रोपेगेट्स कराते हैं, मीन्स मूव कराते हैं, तब आपको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑब्टेन होते हैं जो वेव लाइक नेचर को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कि भाई डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफाइन कीजिए, तो आप इतना लिख सकते हैं
कि ये पार्टिकल लाइक और वेव लाइक नेचर को क्या करता है, शो करता है। पार्टिकल लाइक नेचर इस फिनोमिना में आपको ऑब्जर्व हुआ था। वेव लाइक जो नेचर होता है वो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में आपको ऑब्जर्व हुआ था। वेव लाइक जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल लाइक जो नेचर है वो जब आपको ऑब्टेन होती है जब ये किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। और जो वेव लाइक नेचर है वो हमें जब ऑब्टेन होती है जब वो प्रोपेगेट्स करता है किसी मीडियम में या वैक्यूम में। ठीक है, तो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, या आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोलते हैं। पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सो डुअल बिहेवियर। ठीक है, ये डुअल बिहेवियर शो करते हैं, आगे समझ में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एविडेंस फॉर द क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की। जो हमने बताया था कि जो बोहर है, बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल देने के लिए दो चीज़ें यूज़ की थी। जब कोई भी लाइट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जिसमें से दो डेवलपमेंट को बोहर ने यूज़ किया। एक तो डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो है वो हमें स्पेक्ट्रम के थ्रू पता चलेगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो एनर्जी होगी वो किसी भी इंटीजर का मल्टीपल होगा। मीन्स या तो वो 2 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो। जब वो किसी एक होल नंबर का मल्टीपल होता है तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं 10 है, 10 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो किसी की एनर्जी अगर 5 जूल आ रही है तो वो क्या हुआ है, क्वांटाइज्ड एनर्जी हो गई। ठीक है, अगर 9.5 आता तो इट इज़ नॉट ए क्वांटाइज्ड एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे एविडेंस फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स। तो क्या होता है एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले आता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या होता है स्पेक्ट्रम? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट और एनी रेडिएशन इनटू डिफरेंट कलर बाय पासिंग थ्रू एनी मीडियम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब आप कह सकते हैं जब कोई भी लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका पास जो होता है वो चेंज हो जाता है। पास चेंज होने की वजह से क्या होता है, वो स्केटर हो जाती है, कहीं पर ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो इस स्केटरिंग और ट्रांसमिटेंस की वजह से क्या होता है, वो एक स्पेक्ट्रम शो करता है। जैसे आपने देखा है कि अगर हम कोई भी प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, उससे कोई लाइट हम पास कराते हैं तो ये 7 कलर में क्या हो जाती है, इस तरीके से बिखर जाती है। तो जो एक बैंड ऑफ रेडिएशन मिलता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, आया समझ में कि जो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम वो होता है जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो डिफरेंट कलर के बैंड्स देती है। इन डिफरेंट कलर के बैंड्स को क्या बोलते हैं? हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम दो तरीके का हो सकता है। एक होता है आपका, ठीक है,
ठीक है। बैंड ऑफ कलर्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होता है नो गैप, जिसके अंदर कोई भी गैप ना हो या डिसकंटिन्यूटी ना हो। जैसे जब वाइट लाइट 7 कलर्स में चेंज होती है तो वहाँ एक कलर के बाद दूसरा कलर आ जाता है। ये नहीं कि एक कलर के बाद कोई गैप है फिर उसके बाद दूसरा कलर है, नहीं, जिसके अंदर कोई गैप नहीं होता है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। ठीक है, नो गैप, नो डिसकंटिन्यूटी, इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर, इट इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें जब हम किसी भी लाइट को, मतलब किसी भी लाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहाँ पर क्या होता है, स्प्लिटिंग दिख जाती है। कहीं पर ब्राइट लाइट आ जाती है या कहीं पर एक ब्राइट लाइनिंग आ जाती है, कहीं पर ब्लैक हो जाता है, कहीं पर वाइट हो जाता है, कहीं पर कलर आ रहा है, कहीं पर वाइट आ रहा है। तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, वहाँ पर गैप्स होते हैं या डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी या गैप्स होते हैं, इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये भी आपका 2 तरीके का होता है। एक होता है इमिशन, ठीक है, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो इमिशन स्पेक्ट्रम कब होता है? जो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होता है ये ऑब्टेन होता है जहां पर कोई भी, जैसे आपके पास क्या है, हायर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी हो गया और ये हो गया लोअर एनर्जी। तो जब कोई पार्टिकल हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है तो ये रेडियस एनर्जी h/nu की एनर्जी आपको मिलेगी। तो इस एनर्जी की वजह से जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जहां पर कोई भी पार्टिकल होता है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आता है बाय इमिटिंग इट्स एनर्जी, इट्स कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है जहां पर कोई भी पार्टिकल होता है वो लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है h/nu एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम समझ में आया, क्योंकि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आपका बोहर मॉडल है, उसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन है, जितने भी न्यूमेरिकल है वो स्पेक्ट्रम के ऊपर है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसके अंदर हमें बैंड्स ऑफ कलर मिलते हैं डिफरेंट कलर के। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? द स्टडी ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करते हैं हम किस तरीके के कंपाउंड को हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम जब कोई भी पार्टिकल हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है और अपनी एनर्जी इमिट करता है, उससे रिलेटेड जो लाइन स्पेक्ट्रम आपको मिलता है उसको बोलते हैं हम इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और जब कोई भी पार्टिकल लोअर एनर्जी स्टेट में होता है वो एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है और हायर एनर्जी में चला जाता है, उससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और
अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, और आपका जो भी डाउट आता है वो आप हमें ग्रुप्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू।